हेलो। आजकल टीवी पे भी आपने देखा होगा और संसद से एक बहस चालू हुई। और वो क्या है कि हमारे यूपीएससी के सिलेबस में हम काफी कुछ कई बार पढ़ लेते हैं। और क्वेश्चन ये था कि क्या राणा सांगा जो है ही वॉज अ ट्रेटर, क्या वो गद्दार थे। तो राणा सांगा की ये फोटो है, आप देख सकते हो। एक आंख नहीं है, एक हाथ नहीं है, पैर भी उनका थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। तो पार्लियामेंट में ऐसा कुछ बोला गया और काफी कंट्रोवर्सी चल रही। दूसरी फोटो जो है वो बाबर की है, आप देख सकते हो। ये मुगल पेंटिंग है जो बाद में किसी ने कमीशन करवाई थी, बाबर के टाइम की नहीं है, बाबर के बाद में उसके किसी डिसेंडेंट ने बनवाई है। ये भी राणा सांगा के बाद में किसी ने बनवा रखी है। तो हुआ क्या, एक हमारे माननीय सांसद हैं राम जी लाल सुमन, नाम बड़ा अच्छा है, बाकी जो भी हो। तो सांसद महोदय ने पार्लियामेंट में बोला, ही सेड कि बाबर का नाम लेकर के तुम मुसलमानों को गालियां देते हो कि बाबर की औलाद है, ये है वो है, बाबर ने इंडिया पे अटैक किया। लेकिन अगर बाबर ने इंडिया पे अटैक किया तो राणा सांगा ने उसको हेल्प किया, तो क्या हम राणा सांगा की औलाद नहीं कह सकते? हिंदुओं को भी हमको राणा सांगा की औलादें कहना चाहिए, उनको भी गद्दार कहना चाहिए। इस तरह की बात उन्होंने करी है। अब देखो, लोगों को बहुत सारा गुस्सा आया नेचुरली। राणा सांगा के डिसेंडेंट्स भी जिंदा हैं, उनके फॉलोअर्स, उनकी आर्मी में जितने लोग थे उनके भी डिसेंडेंट्स जिंदा हैं। सो नेचुरली उनको गुस्सा आया ही होगा। बहुत सारी चीजें हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि इस पे केस, और लोगों का ना कहने में तो कह ही जाता है, वकील भी कह रहे हैं कि इसको कोर्ट में केस कर दो, इसको ये कर दो। आपको मैं बताऊं, इसका कुछ हो नहीं सकता। उसका कारण है कि जो पार्लियामेंट में बोला गया है, सबसे पहली बात कि वो उसको के बेसिस पे किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। इस पे एक वीडियो मैंने बहुत पहले भी बना रखा है कि पार्लियामेंट में बोली गई बात, पार्लियामेंट में किए गए किसी काम पे किसी के भी अगेंस्ट में कुछ नहीं किया जा सकता। और दो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, उसमें कुछ नुआंसेस हैं, बट कहे पे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, पार्लियामेंट में आपने किससे पैसे वैसे ले लिए, किसी का मर्डर कर दिया, तो ऐसा नहीं है आपको सजा नहीं होगी। लेकिन आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, गारंटीड है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट में है, विधानसभा में 194 है। ये प्रिविलेज है, ये विशेषाधिकार है, ये बोल सकते हो आप जो आपको बोलना है। तो इसको बोलने के लिए कम से कम सांसद महोदय पे कुछ नहीं हो सकता है। ऑल्दो जिसको जो करना है वो करेगा, और बाहर भी अगर वो कहेंगे ऐसा, तो हो सकता है उस पर कार्रवाई हो जाए, जो भी पुलिस केस वगैरह बने वो बने। फिलहाल ये तो बात हो गई। अब थोड़ी सी अच्छी बातें कर लेते हैं जो हिस्ट्री से अपने पीसीएस या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से रिलेटेड होती है। बाबर का जो इन्वेजन है ना, उसके बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज हमको मिलते हैं, लेकिन उसका जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स मिलता है उसको बोलते हैं बाबरनामा। आप सभी लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बाबरनामा जो है ऑथेंटिक सोर्स तो है, लेकिन बाबरनामा इज अ पर्शियन सोर्स। वो पर्शियन बुक है, यानी फारसी की किताब है। ओरिजिनल जो इसकी बुक थी उसका नाम था तुजुके बाबरी। ठीक है, तुजुके बाबरी। अब 19th सेंचुरी में अर्स्काइन ने इसका ट्रांसलेशन किया। उस समय तुजुके बाबरी अवेलेबल थी नहीं, तो जैसे भी हुआ उसने बाबर नामा का ट्रांसलेशन कर दिया। हुआ क्या था, 1589 में, यानी अकबर के टाइम पे, अब्दुर रहीम खाने खाना, जिनको हिंदी में संत रहीम दास कहा जाता है, रहीमन पानी राखिए, तो रहीम दास ने इसका ट्रांसलेशन किया था तुर्की से पर्शियन में, तुर्की से फारसी में। तो चगताई तर्किश जो कि मदर टंग थी बाबर की, बाबर उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, वहां पैदा हुआ था, तो वहां पे टर्किश बोलते थे वो लोग। तो चगताई टर्किश से इसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया, जो कि मुगल्स की उस समय तक क्या बन गई थी, उनका जो गवर्नमेंट की लैंग्वेज है, जो राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो थी पर्शियन। ठीक है, तो उसका नाम रख दिया गया बाबरनामा। बाबरनामा भी अधूरा है, क्योंकि ये जो तुजुके बाबरी है ना, ये इटसेल्फ पूरी की पूरी मिलती नहीं है। हुआ क्या, बाबर जब इंडिया आया तो ऐसा नहीं है कि तब तक लिख ही रहा होगा, वो उसकी डायरी थी, लिख दिया होगा। बाबर की डेथ के बाद में उसका जो बेटा है वो इधर से उधर भटकता रहा। हमें पता है कि हुमायूं को यहाँ से शेरशाह ने भगा दिया था, और शेरशाह ने जब उसको भगा दिया, 15 एक साल वो बाहर रहा, इंडिया के बाहर रहा। 1540 से लेकर के आप कह सकते हो 1555 तक, 15 साल ही वॉज नॉट हियर। तो अपने साथ कहाँ कहाँ किताबें लाता फिरा होगा, 10-15 पन्ने इधर उधर चले गए। तो बीच में बहुत सारे गैप्स हैं, कोई 6 महीने का गैप है, कोई 5 साल का गैप है, इसके बहुत सारे गैप्स हैं। अल्टीमेटली जब ये तुजुके बाबरी की इनको कॉपी मिली तो पता चला कि बाबरनामा में नहीं, एक्चुअली तुजुके बाबरी में भी गैप्स थे। तो वही जो गैप्स थे 1589 से पहले ही हो गए थे। ठीक है, बाद में इसको मिसेज बेवरेज, एनेट बेवरेज थी, ही वॉज अ वेरी रेस्पेक्टेड ट्रांसलेटर, उन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए हैं। तो मिसेस बेवरेज ने इसको ट्रांसलेट किया है।
वो वर्जन जो है वहां से मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था, किस तरह की चीजें हुई थी। बहुत सारे आपके जो मिथ हैं वो शायद टूटेंगे, बहुत सारी नई बातें आपको जानने के लिए मिलेंगी। सो इसके बहुत सारे मिसिंग पार्ट्स हैं। सो उन मिसिंग पार्ट्स में क्या होता है कि जो ट्रांसलेटर हैं वो अलग अलग सोर्सेस से निकाल करके चीजें भर देते हैं। तो भरी है मिसेस बेवरेज ने, बता दूंगा कहाँ पे बाबर ने खुद लिखा है, कहाँ पे किसी और ने उसमें लिखा हुआ है। देन लास्ट चीज, कहा गया कि राणा सांगा, कई लोग दूसरे किसी का भी नाम लेते हैं। सच्चाई है कि उसको इनविटेशन की जरूरत ही नहीं थी, वो तो जब से गद्दी पे बैठा था तब से इंडिया पे अटैक करना चाहता था। तो एक एक करके कुछ मेरे पास यहाँ पे स्निपेट्स हैं, मैंने कल रात बैठ करके पूरी बुक पढ़ी, तो करीब 1000 पेज की बुक है, तो मुझे एक दिन एक रात लग गया देखने में, है ना। तो वहां से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही थी। सबसे पहले कि बाबर ने एक इन्वेजन नहीं किया, बाबर ने इंडिया पे 5 इन्वेजन किए थे अलग अलग। पहला उसने 1504 में ही चालू कर दिया था। 1504 में बाबर काबुल की गद्दी पे बैठता है। उससे पहले वो समरकंद में, फरगना में राजा रहा था, लेकिन समरकंद से उसको भगाया गया, फिर उसको फरगना से भगा दिया गया। 6-7 साल बाद 1504 में वो काबुल आता है और काबुल को कैप्चर कर लेता है। इस समय पे उसकी कंडीशन कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो अलग अलग किंग्स के अंडर भी काम करता था, इंडिपेंडेंट भी नहीं था कई बार, ठीक है। ये भी एक रीजन है कि कुछ पेजेस बताए जाते हैं कि तुजुके बाबरी में गायब है, क्योंकि वो उस पीरियड को बताना नहीं चाहता जिस पीरियड में वो अलग अलग किंग्स के अंदर में काम कर रहा था। एनीवेज, जब वो काबुल में बैठता है 1504 में, तो तुरंत ही इंडिया पे अटैक करना शुरू कर देता है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे उसने खुद लिखा हुआ है, ये बाबर के अपने शब्दों में है, वी हैड टर्न्ड ऑफ फ्रॉम बाजौर विद भीरा इन आर थॉट्स। जगहों का नाम है बाजौर, भीरा, है ना। एवर सिंस वी केम इनटू काबुल, वी मतलब आई, जैसे वो हम बोलते हैं ना लखनऊ वाले या ईस्ट यूपी वाले कि हम जा रहे थे, हम जा रहे थे, दो लोग नहीं, अपने ही बारे में बात कर रहा है, एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो हम का मतलब आई। एवर सिंस आई केम इनटू काबुल इट हैड बीन इन माय माइंड टू मूव ऑन हिंदुस्तान, यानी तब से मैं हिंदुस्तान पे अटैक करना चाहता था। बगल का एरिया है, रिच है, क्यों नहीं करना चाहेगा, कोई भी किंग करना चाहेगा, तो वो करना चाहता था, किया भी उसने। अच्छा, तो 1504 में नहीं हो पाया सक्सेसफुल, 1508 में दोबारा किया है, 1519 तीसरी बार, 1523 24 में फिर चौथी बार, और उसके बाद में 1526 में किया है। तो 5 अलग अलग कैंपेन्स चले। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आके बाबर ने किसी का लेटर मिला या कुछ मिला आकर के कब्जा कर लिया। मतलब इतना ही अच्छा था तो कैसे कर लेता, मतलब अगर इतना ही बड़ा वो राजा था तो कभी आप कह सकते हो कि अपना जो फरगना था या समरकंद था वो क्यों छोड़ के आ जाता, किसी का लेटर मिलता ही कहीं भी जाकर के अटैक कर लेता, है ना। तो सिचुएशन बनती है, 20 साल से ट्राई कर रहा था, 20-25 साल से, फाइनली उसको कर पाया। चलो यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं, तो सॉरी कुछ उसके डिटेल्स हैं वो देखते हैं। दिस इज फ्रॉम January 3rd to December 23rd of 1519। बेसिकली 1519 ईयर की बात चल रही है। इनवॉइस सेंट टू कोर्ट इन दिल्ली, दिल्ली लिखा हुआ है, दिल्ली तो दिल्ली, दिल्ली के दरबार में। तो ये बताता है कि इस समय पे वहां पे जो सुल्तान था वो सुल्तान इब्राहिम था, उसका फादर सुल्तान सिकंदर यानी सिकंदर लोदी, कुछ समय पहले ही सिकंदर लोदी उसकी डेथ हुई थी, तो उसके बाद से इब्राहिम लोदी वहां पे राजा। तो मैंने उसको कुछ लेटर वगैरह भेजे और पूछा, आस्क्ड फॉर द कंट्रीज विच फ्रॉम ओल्ड हैड डिपेंडेड ऑन द तुर्क, कि जो टर्कों के कंट्रोल में जो एरिया था वो उनको वापस लौटा दिया जाए। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि पंजाब मुझे दे दो, ठीक है। उसने अपने आदमी उसको भेजे हैं, कहां से भेजे हैं, देखो दौलत खान के साथ में भेजे हैं। दौलत खान कौन है, दौलत खान लोधी पंजाब का गवर्नर है, जो कि अपॉइंट किया हुआ है लोधीज ने, यानी वो वही इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलाल लोधी, उन सबका रिश्तेदार है। उन्होंने एक एरिया उसको दे रखा है कि भाई पंजाब तुम करो। तो इसने अपना आदमी भेजा दौलत खान के पास में, जो कि लाहौर में था, और दौलत खान के पास से फिर वो गया और फिर वापस काबुल आया। कोई रिप्लाई उसको इब्राहिम ने भेजा नहीं, यानी 1519 से वो कह रहा है कि कुछ एरिया मुझे दे दो, पहले ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके बाद में ये देखो डेट देखिए, November 20th 1522 से 1523, इस समय भी उसको दोबारा वो ट्राई कर रहा है, ठीक है। अब इस समय पे आप देखोगे क्या है, ये बाबर नामा से नहीं लिया गया है, तुजुके बाबरी से नहीं है, ये पीरियड ना उसमें मिलता नहीं है। तो एक किताब है वहां से ये ट्रांसलेटर ने लिया है, तारीख ए सलातीन ए अफगाना,
तारीख का मतलब होता है हिस्ट्री, पर्शियन में, फारसी में। सलातीन इज द प्लूरल ऑफ सुल्तान, तो हिस्ट्री ऑफ सुल्तान्स ऑफ अफगानिस्तान, या अफगान सुल्तानों की हिस्ट्री, ये किताब का नाम है। तो इसमें बताया गया है कि दौलत खान, उसको सुल्तान इब्राहिम ने अपने पास में बुलाया था, लेकिन दौलत खान वहां गया नहीं, उसने किसको भेज दिया, अपने बेटे दिलावर खान को, नाम याद रखना अभी काम में आएगा, ठीक है। दिलावर खान गया और उसने दिखाया, किसने, सुल्तान इब्राहिम ने, कि जो लोग मेरी बात नहीं मानते उनके साथ में कैसा करता हूं। कुछ लोगों के साथ में कोई खाल उतरवा ली, मार दिया, इस तरीके से किया, तो इसको बहुत डर लगा और वो वापस आ गया और उसने अपने फादर को बताया। अपने फादर को बताने के बाद में दौलत खान क्या करता है, लेटर टू प्रॉफर एलिजियंस टू बाबर एंड टू आस्क हिज हेल्प अगेंस्ट इब्राहिम, वो लेटर भेज देता है बाबर को। कब, 1522-23 की बात है, उस समय पे ही वो बाबर को लेटर भेज दे रहा है, बोला इब्राहिम के अगेंस्ट में मुझे हेल्प करो, ठीक है। सो सबसे पहला कहां से आ गया, हमको लेटर मिलता है दौलत खान लोदी से। अच्छा, दिलावर खान काबुल में आता है, उसके बाद की बात है, और उसके बाद में बाबर उससे पूछता है, बाबर आस्क्ड व्हाई ही हुज फैमिली हैड सो लॉन्ग ईटन द सॉल्ट ऑफ लोदी, आपने लोदियों का नमक खाया इतने समय से, सडनली व्हाई यू डेजर्ट देम फॉर देमसेल्व्स, यानी उनको छोड़ करके अपना काम क्यों करना चाहते हो। दिलावर ने कहा कि 40 साल से वो लोदियों को वहां बिठा करके रखे हैं, लेकिन इब्राहिम मैल ट्रीटेड सिकंदर्स अमीर्स, killed 25 of them without cause, some by hanging, some burned alive, and there was no hope for safety in him। यानी इब्राहिम ने उसके जो अपने फादर सिकंदर लोदी के जो अमीर थे उनको मार दिया है, और किसी को भी बिना रीजन के कैसे भी मार देता है, और उसके साथ में कोई सेफ नहीं है। Therefore, he had been sent by many amirs to Babur, whom they were ready to obey and for whose coming they were on the anxious watch। ठीक है, अमीरों ने भेजा इब्राहिम लोदी के बाबर को कि भाई तुम आओ, तुम कब्जा करो, और हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हमको पता चल रही हैं। दिस इज द एक्चुअल कॉज ऑफ इन्वेजन। राणा सांगा का नाम अभी आपको मिला नहीं है, ठीक है, जहां आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो 1523-24 में बाबर का चौथा एक्सपीडिशन हिंदुस्तान के लिए, यानी इंडिया के लिए चालू होता है, उसमें पाकिस्तान भी इंक्लूडेड ऑब्वियसली। तो वो क्या करता है, देखो, लाहौर पहुंचता है और लाहौर पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। दीपालपुर उसके पास में एक जगह है, उस पे कब्जा कर लेता है। इस समय तक क्या हुआ था कि जो ये लोदी था, दौलत खान, ये बाबर के अगेंस्ट में हो गया था, तो वो यहां से भाग जाता है। उसने अपनी जो आर्मी इकट्ठा करी और नॉर्थ की तरफ भाग गया, हिमाचल की तरफ, हिमाचल के फुटहिल्स में। और बाबर यहाँ पे आता है, इसने लाहौर पे कब्जा कर लिया, और लाहौर से उसने अपना कैंपेन वगैरह चलाने का आगे से सोचा। उसने यहाँ पे अपने आदमी वगैरह अपॉइंट कर दिए कि अब मैं यहाँ से अटैक करूंगा, ठीक है। अच्छा, आलम खान इस समय पे, इन्हीं का लोदियों का एक आदमी था, काबुल आता है, और वहां पे एक डील होती है, ठीक है। तो बुला कौन रहा है, एक तो दौलत खान, अब दूसरा देखो आलम खान से क्या डील हुई। Further help he asked was promised under the condition that while he should take Ibrahim's place, he मतलब कौन, आलम खान, वो इब्राहिम की गद्दी ले लेगा ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। बाबर इन फुल सुजेरेंटी शुड होल्ड लाहौर एंड ऑल टू द वेस्ट ऑफ इट। बाबर लाहौर में रहेगा और लाहौर के वेस्ट का पूरा एरिया बाबर का होगा, यानी बेसिकली जो जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान का पंजाब, वो बाबर का अफगानिस्तान के साथ में मिल जाएगा, और इस तरफ का एरिया किसको मिलेगा, आलम खान में। दूसरा आदमी के कौन मिल गया हमको, आलम खान मिल गया, ठीक है। तो ये चीजें बाबर ने अपनी जो बाकी बता रखा है उसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो, दौलत खान जो कि उसके अगेंस्ट में हो गया था, उसको समझ में आ गया कि बाबर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, तो वो वापस बाबर के पास में आता है। बाबर क्या बोलता है कि मेरे सामने झुको, ठीक है, नील बिफोर मी, और उसके बाद में उसकी बहुत बेइज्जती करता है कि मैंने तुमको बाप की तरह माना, लेकिन तुमने मेरे को धोखा दिया, ये है वो है। और बोला, कुछ बोल नहीं पाया तो वो चला गया।
तो इस तरीके से करके उसकी बड़ी बेइज्जती करी, उसको वहां से भगा दिया। तो ये कहानी है पूरी। और इसके बाद में ऑब्वियसली दौलत खान लोधी और बाकी सबकी आर्मी के साथ में वो अटैक करता है, पानीपत का वॉर होता है, सुल्तान इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है। वो कहानी हमने देख ली। अब देखते हैं राणा सांगा के बारे में बाबर लिखता क्या है और एक्चुअली में बात क्या कही गई। आज के शब्दों में कहें तो बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। ठीक है, तो बताई क्या गई और बात क्या थी। देखो, इस समय पे इसने इन एरियाज पे कब्जा कर लिया था, दिल्ली, आगरा, जौनपुर, है ना, खारीद कोई जगह होगी, बिहार, इन सब एरिया पे बहुत सारे लोगों ने जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, उन्होंने बाबर के सामने घुटने टेक दिए थे। कब से कब तक का टाइम है? 1526 के अक्टूबर से और 1527 के सितंबर के बीच में। ठीक, तो यहां लिखता है Rana Sanga the pagan, who in earlier times breathed submissive to the Nawab, now was puffed up with pride and became a number of unbelievers. अनबिलीवर और पैगन का मतलब उसने काफिर लिखा था, तो यहाँ पे इन्होंने ये लिख दिया, मतलब वो हिंदू है। ठीक है, और उसने पहले वो नवाब यानी ये जो सुल्तान वगैरह थे उनके अंडर में था, अब वो इंडिपेंडेंट हो गया था। अब वो अंडर में थे या नहीं थे वो तो एक कहने की बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि कभी भी राणा संग्राम सिंह इनके अंडर में नहीं थे। इन्होंने तो जो साउथ में खुद बाबर भी लिखता है कि ही हैड डिफीटेड, जो मांडू के नवाब थे, जो गुजरात के नवाब थे, उनको डिफीट इसने किया था। तो अंडर में तो कहीं नहीं थे। इब्राहिम लोधी को भी उसने डिफीट किया था, बट ठीक है उसने लिख दिया। इतनी सी बात लिखी हुई है और कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है। और बस इसके बाद से आप देखोगे ना, इतनी गालियां भर भर के दे रखी राणा सांगा को। क्यों? राणा सांगा से सबसे ज्यादा उसको परेशानी हुई। उसको बोलता है कि ये जहन्नमी है, तो जहन्नुम में जाएगा। क्यों? ये हिंदू है। और ये चीजें लगातार जितने भी उसके साथ के लोग थे सबके बारे में, कि ये भी जहन्नम को गया, वो भी नरक में गया, वो भी नरक में गया, सबको मैंने नरक में पहुंचा दिया, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। आप पढ़ेंगे, और आप अगर पढ़ना चाहेंगे तो नीचे मैं इसका लिंक भी दे दे रहा हूं, आप उसको खोल करके पढ़िए आराम से। सो बेसिकली जो कंक्लूजन है कि पहली चीज, बाबर को कोई इन्विटेशन चाहिए ही नहीं था अटैक करने के लिए। दौलत खान लोधी, आलम खान, दुनिया भर के अमीर जो उसमें भेज रहे थे, दिलावर खान वगैरह, वो बहाना था। एक्चुअली में बाबर 1504 से अटैक करना चाह रहा था, और मौका देख करके वो अटैक करता ही, मतलब उसको किसी का इनविटेशन नहीं चाहिए था। सेकेंडली, जो कोलैबोरेटर्स थे वो सारे के सारे इब्राहिम लोधी के अपने अमीर थे, जो उससे परेशान थे कि इसने हमारे लोगों को ऐसे मार दिया है, हमारे साथियों को, जिसमें मेन था दौलत खान लोधी, आलम खान, और जो हम दिलावर खान वगैरह देख रहे हैं, यानी पंजाब के जो लोग थे उससे बहुत परेशान थे। राणा सांगा तो बाबर का सबसे बड़ा अपोजिशन इंडिया में था उस समय पे। वो कहता है, इंडिया में बाबर हिंदुस्तान का पूरा वर्णन लिखता है, बोला हिंदुस्तान में 5 मुसलमान और 2 हिंदू रूलर्स हैं जो कि रूल करते हैं। 5 मुसलमानों में बोलता है कि दिल्ली में एक सुल्तान है, दूसरा सुल्तान जो कभी जौनपुर में बैठा करता था वो खत्म हो गया, लेकिन बंगाल में अभी भी बैठा हुआ है। तीसरा बोलता है कि जो गुजरात में एक सुल्तान है वो बैठा हुआ है। चौथा, मालवा में, मांडू में एक सुल्तान बैठा हुआ है जो कि राणा सांगा के अंडर में उस समय तक आ गया था। पांचवा वो बोलता है कि बहमनी थे, जो बहमनी अभी कंफ्यूजन में है, यानी कृष्णदेव राय ने उनको छितरा रखा है। 2 हिंदू रूलर्स का नाम लेता, बोला एक विजयनगर का राजा, उस समय कृष्णदेव राय थे, और दूसरे राणा सांगा जो कि बड़े पावरफुल हैं। इसमें विजयनगर की आर्मी भी ज्यादा है, एरिया भी ज्यादा है। तो इस तरीके से करके वो हिंदुस्तान को बताता है, उसका वर्णन करता है, डिस्क्रिप्शन करता है। देखो, हिस्ट्री की बुक्स ना हमेशा एक बायस के साथ में लिखी जाती है। मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी अब पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान बाबर में जो बोलता है, तो हिंदुस्तान का मतलब उसके समय में होता था कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया का एरिया, लेकिन वो तो विजयनगर की भी बात कर रहा है, तो हिंदुस्तान मतलब वो पूरे इंडिया को रेफर कर रहा है। तो इस बायस से निकल करके हिस्ट्री को पढ़नी चाहिए। आप ट्राई करो कि ओरिजिनल सोर्सेस को पढ़ो, स्पेशली अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, सो दैट सही हिस्ट्री आपको पता हो, सही कॉजेस पता हो, तभी आप करंट को सही तरीके से समझ पाओगे। बिना हिस्ट्री समझे करंट को समझना पॉसिबल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।